हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल दोबारा से आपके पास कुछ स्पेशल टॉपिक्स को लेके आया हूँ जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। अगेन अभी मैं इस प्रोग्राम में भी या इस वीडियो में आपको पॉइंटर्स का ही कुछ एक्सप्लेन करूँगा। हमने पिछले 2 वीडियो के अंदर ये देखा कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, वो मेमोरी में कितनी बाइट्स लेते हैं और उन बाइट्स को हमें किस तरीके से मैनेज करना होता है। बट मुझे ये लगता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाई वी नीड पॉइंटर्स। हमें ये पता है अब कि व्हाट इज़ पॉइंटर, हाउ वी कैन यूज़ देम, बट हमें ये नहीं पता कि वाई वी नीड पॉइंटर्स। पॉइंटर्स को समझने के लिए हमें लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स को और फंक्शंस को यूज़ करके मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ जिसमें एग्जैक्टली आपको ये पता चलेगा कि वाई वी नीड पॉइंटर्स। आओ देखते हैं। मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, अगर नहीं है तो इसके बारे में मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम या फिर कभी बनाऊंगा। बट अभी मेरा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने का है कि पॉइंटर्स को कि हमें ज़रूरत क्या है और हम उसका बेनिफिट एग्जैक्टली कैसे ले सकते हैं। इसके लिए हमें ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स और फंक्शंस को एज एन एग्ज़ाम्पल यूज़ करना पड़ेगा। आओ देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। जो वेरिएबल्स मेन प्रोग्राम से स्कोप से ऊपर डिक्लेयर होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। इनका लाइफ टाइम उतना ही होता है जितना हमारे एक प्रोग्राम का लाइफ टाइम होता है। मींस जब तक हमारा प्रोग्राम रन होने से लेके एंड तक रहेगा तब तक जो हमारा ए वेरिएबल है वो 4 बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई रखेगा, चाहे वो हमारे लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारे पास टोटल पूरे प्रोग्रामिंग के अंदर ए ने 4 बाइट्स अपने पास रिजर्व रखे हैं। जबकि हम एक अच्छे प्रोग्रामर होने के टाइम पर इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि कम से कम मेमोरी यूज़ कर बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट निकाल सकें। जब भी कोई ग्लोबल वेरिएबल बनता है तो उसका लाइफ टाइम ज़्यादा होने की वजह से मेमोरी हम लोग वेस्ट करते हैं। इसीलिए ये कोई अच्छी प्रोग्रामिंग टेक्निक नहीं है कि हम ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज़ करें। बट अभी हम यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं कि लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हैं, फंक्शंस में वो क्या इम्प्लीमेंटेशन देते हैं और उनका पॉइंटर से क्या रिलेशन है। आओ देखते हैं। हमने यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल ए बनाया और साथ में हमने एक फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप वॉइड रखा है। मींस वो फंक्शन कुछ भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। और अब क्या है, हमने उसका नाम कर दिया ट्राई इज़ अ कीवर्ड। मैं इसका नाम रख लेता हूँ माई फंक्शन। माई फंक्शन के अंदर को मैंने डिक्लेयर किया है एज अ प्रोटोटाइप। इट इज़ अ फंक्शन प्रोटोटाइप। अब अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, डिफाइन करता हूँ माई फंक्शन, और अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ए को प्रिंट करवाया, मींस जो ग्लोबल वेरिएबल ए है उसको हमने प्रिंट करवाया तो ये हमें 10 शो करेगा। टर्न करके देखते हैं। अगेन stdio नहीं लगाया हमने। तो ये हमें 10 दिखा रहा है।
इस ग्लोबल वेरिएबल का एडवांटेज क्या है कि अगर हम यही सेम ये वाला हमारा ए वेरिएबल हमने कहाँ डिस्प्ले किया, मेन के प्रिंटफ मेन में प्रिंट किया, अगर हम इस फंक्शन को अंदर भी उस ए को प्रिंट करते हैं जो किसका है, माई फंक्शन के अंदर हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं। हम इस मेन माई फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि जो ए ग्लोबल वेरिएबल है वो हमारा मेन में भी अवेलेबल है और फंक्शन में भी अवेलेबल है, और ये हमें दोनों की एग्जीक्यूशन में सेम वैल्यूज़ दिखा रहा है। मीन्स जो भी वेरिएबल हमने मेन से ऊपर डिक्लेयर किया या ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो वेरिएबल आपका मेन और आउटसाइड द मेन भी अवेलेबल है। इसी वजह से जो ए वेरिएबल है हमने मेन में और माई फंक्शन में दोनों में उसको एक्सेस करके दिखाया है। तो इससे हमें पता चलता है कि ग्लोबल वेरिएबल जो है वो मेन और आउटसाइड द मेन अवेलेबल है। अगर हम एक लोकल वेरिएबल और बनाते हैं जिसका नाम बी रखते हैं, उसकी वैल्यू 20 है, और हम यहाँ पर उस बी वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें एरर शो होगा कि अनडिफाइंड वेरिएबल बी, क्योंकि जो बी वेरिएबल है वो मेन के स्कोप के अंदर डिक्लेयर हुआ है। मीन्स इस करली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर हुआ है और इस करली ब्रैकेट के बाहर उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दिस थिंग इज कॉल्ड स्कोप ऑफ द वेरिएबल। अगर हम वैसे टेक्निकली बात करें तो जो ए ग्लोबल वेरिएबल है उसका स्कोप जो है थ्रू आउट द प्रोग्राम है, और उसकी अवेलेबिलिटी जो है मेन, आउटसाइड द मेन और एनी इन किसी भी फंक्शंस के अंदर वो अवेलेबल है। बट जो बी वेरिएबल है उसका स्कोप जो है विद इन मेन है। विद इन मेन होने के बाद हम इसको दूसरे फंक्शन में अवेलेबल नहीं कर सकते, क्योंकि इस करली ब्रैकेट के बाद बी वेरिएबल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। रन करके देखते हैं, ये हमें इस स्टेटमेंट के अंदर एरर दिखाएगा कि बी वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इससे आपको ये पता चला कि जो ग्लोबल वेरिएबल है वो आपका दूसरे फंक्शन में भी अवेलेबल था और बी हमारे पास दूसरे फंक्शन में अवेलेबल नहीं है। इसे कमेंट बना देते हैं। इन द सेम वे हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, int c इज इक्वल टू 30। बट इस सिचुएशन में हमने जो c वेरिएबल बनाया है वो हमारा एक करली ब्रैकेट के अंदर बनाया है। ये करली ब्रैकेट के अंदर बनाने की वजह से इसका स्कोप हमारे पास, अगर हम यहाँ पर c को प्रिंट करवाते हैं तो अब ये एरर दिखाएगा कि हमें यहाँ पर c नहीं मिला है। और रन करके देखते हैं, ये हमें रेड डॉट ये स्पेसिफाई करता है कि हमें यहाँ एरर दिखा रहा है और इसको c वेरिएबल नहीं मिला, क्योंकि c वेरिएबल जो है यहाँ पर आकर डेड हो गया है। तो हमारे यहाँ पर भी c एक लोकल वेरिएबल है। अब हमें क्या करना है कि अगर हम एक पॉइंटर बनाते हैं और पॉइंटर के अंदर c का एड्रेस स्टोर कर देते हैं, और हम डिस्प्ले करने के लिए अब हम *p यूज़ करते हैं।
तो आप देखिए p हमारा एक पॉइंटर था जिसका स्कोप c वेरिएबल से ग्लोबल था या बड़ा था। हमने क्या किया, इस p पॉइंटर के अंदर उस लोकल वेरिएबल का एड्रेस डाल दिया और अब यहाँ पर c की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई। तो इस कंडीशन में जब हम स्टार p लगाते हैं, p के पास क्या है, c का एड्रेस, और c के अंदर वैल्यू क्या है 30। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, स्टार मतलब जो एड्रेस p ने होल्ड किया है उसकी वैल्यू। तो अगर ये हमें 30 शो करता है तो दैट्स मीन्स हमने क्या किया, जिस एरिया के अंदर, जिस स्कोप के अंदर c वेरिएबल की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं थी, बट हमारे पास p पॉइंटर ने उसका एड्रेस होल्ड करने के बाद भी, जिस स्कोप में c अवेलेबल नहीं था, उसके बाद भी पॉइंटर के थ्रू हमने उस वैल्यू को एक्सेस कर लिया। देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये पता चलता है कि स्टार p30 लिखने से क्या हुआ, सॉरी, अब हमें यहाँ पता चल रहा है कि p ने हमारे c की वैल्यू 30 को डिस्प्ले किया। इससे ये पता चला कि पॉइंटर का एडवांटेज क्या है, किसी स्कोप के अंदर अगर हमारे पास c या कोई भी वेरिएबल का स्कोप अवेलेबल नहीं है, बट हमने पॉइंटर के थ्रू उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग पॉइंटर के थ्रू उसकी वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो स्कोप के अंदर है या वो स्कोप से बाहर है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको ये बताने की कोशिश की है कि a यहाँ पर हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है जिसका स्कोप विद इन मेन है। इन द सेम वे c भी एक लोकल वेरिएबल है जो कि हमारा मेन में भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसका स्कोप विद इन करली ब्रैकेट्स है और विद इन करली ब्रैकेट्स होने की वजह से वो आउटसाइड द ब्रैकेट्स अवेलेबल नहीं है। बट उससे पहले हमने क्या किया, पॉइंटर के अंदर c का एड्रेस डाल लिया। अब पॉइंटर के पास c का एड्रेस होने की वजह से, बट पॉइंटर का स्कोप c वाले पॉइंटर वेरिएबल से बड़ा है, तो जब हम स्टार p लगाकर देख रहे हैं तो जिस स्कोप से c अवेलेबल नहीं है, बट हमने पॉइंटर के थ्रू उस वेरिएबल की वैल्यू को भी एक्सेस कर लिया। मैंने यहाँ पे ये फंक्शन केवल इसलिए बनाया था ताकि आपको ये मैं बता सकूँ कि जो ग्लोबल वेरिएबल है वो आपका आउटसाइड और इनसाइड मीन्स थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेसिबल होता है। केवल मेरा यहाँ पे इस टाइम पर ये फंक्शन बनाने का यही मकसद था कि ग्लोबल वेरिएबल की विजिबिलिटी को मैं आपको चेक कर सकूं। बट हमारे इस वीडियो के अंदर हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि वाई पॉइंटर मीन्स जहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल का स्कोप अवेलेबल नहीं है, बट हमारे पॉइंटर के पास उसका एड्रेस है, तो इनडायरेक्टली हम उस स्पेसिफिक वेरिएबल की वैल्यू को भी पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ किसी और दूसरे तरीके से पॉसिबल है ही नहीं, अगर है तो मुझे नहीं मालूम। ओके, अब क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।